खुशामदीद सलाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्रुख सईद। फ़र्रुख सईद जो हैं वो एक उन्होंने किताब भी लिखा है नोबल इमोशंस। बाकी आप जो है माइंड साइंटिस्ट हैं, लीडरशिप ट्रेनर हैं और बिहेवियर ट्रेनर भी हैं। आप जो है स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और जो डिफरेंट लोग हैं सोसाइटी के, उन सब की जो है हेल्प करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि आज का जो टॉपिक है ना वो क्या है, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि फ़र्रुख सईद साहब जो हैं वो अपने थोड़ा सा कुछ बताएं। उसके बाद जो है हम आगाज़ करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा कि जो एग्ज़ामिनेशन का जो फेयर होता है, जो खौफ होता है, वो क्यों होता है, वो क्या होता है, और उससे जो डिप्रेशन होता है और उससे जो सेल्फ हार्म और जो सुसाइडल जो थॉट्स होते हैं उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए और इस नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए। तो फरूक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज जो लिसनर्स हैं उनको कुछ बताइए अपने बारे में। प्लीज आप खुद इंट्रोडक्शन करवाइए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर फर्रुख। जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला, आपने मुझे आज मौका दिया यहाँ बात करने का। मेरा नाम फ़र्रुख सईद है और मैं एक तालिब इल्म है न्यूरो साइंस का। मैंने एनएलपी सीखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग है। और अब मैं तकरीबन 10-11 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और उसको मैंने बीएनएलपी, बिहेवियरल न्यूरल लीडरशिप प्रोग्रामिंग में चेंज कर दिया कि आपके न्यूरॉन्स किस तरह काम करते हैं और उसका बॉडी के साथ कैसे कनेक्शन होता है। मिसाल के तौर पे आपके ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स हैं। राइट हेमिस्फीयर के अंदर आपको सारे के सारे ख्यालात आते हैं और लेफ्ट हेमिस्फीयर में उन ख्यालात को अमली जामा पहनाया जाता है। जब भी किसी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम होता है, मुश्किलात पेश आती हैं, ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं, तो राइट हेमिस्फीयर में आपको कोई ट्रिगरिंग फैक्टर, जो कि बचपन की वजह से हो सकता है, किसी इवेंट की वजह से हो सकता है, वो यहाँ स्टक हो जाता है और आप उसको ट्रॉमा या ट्रिगरिंग फैक्टर या फोबिया, कुछ भी कह लें, उसके इफेक्ट के ऊपर कह सकते हैं। और फिर राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट हेमिस्फीयर में, जिसमें 5 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं: देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना और सूंघना, ये जो हमारे हवासे खमसा हैं, इनके साथ ये समझ लें कि 5 कनेक्शन है, लिंक्स हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं। तो आपका जो ट्रॉमा है या वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, वो यहाँ पे किसी एक ब्रिज के आगे सामने आके बैठ जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होना शुरू होती है। इसके ऊपर फिर मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये किताब लिखी थी नोबल इमोशंस, और इसमें तकरीबन मुझे 22,000 घंटे सर्फ हुए, 8 साल तकरीबन मुझे लगे इस किताब को लिखने में। मैंने अपने इर्द गिर्द, अपने घर से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों यारों से, फिर उसके अलावा मैंने जो 300 के करीब सुसाइडल थॉट्स के जो लोग थे उनको ऑब्जर्व किया, उनके साथ जो मैंने काउंसलिंग की और उसमें से वो कितनी कितनी जल्दी जल्दी बाहर निकले। इसके अलावा मैंने डिप्रेशन के और एंजाइटी के दूसरे लोगों से हैंडल किया। फिर मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जो ट्रेनिंग करवाई, सेमिनार्स करवाए, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल्स के लिए। उससे जो जो चीज़ें मैंने खुद सीखी, और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं, नॉलेज शेयरिंग नहीं, बल्कि मैंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए हाउ की ज़रूरत होती है। इफ यू वांट टू बिकम वाओ, यू नीड टू नो हाउ। तो इस किताब में मैंने हाउ को ज़्यादा तरजीह दी है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, लॉजिकल रीजनिंग के बाद बताया है कि इसको प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट कैसे करना है अपने दिमाग के अंदर, और फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बगैर किसी टेंशन के उस तरफ चली जाए। ये है इस किताब का मकसद, और यही मैंने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दिया इस काम के लिए। जी अब्दुल्ला प्लीज। थैंक यू फरूक भाई, आपने जो है बताया। अच्छा, ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एग्जामिनेशन होता है, इसका खौफ क्यों होता है और वो किस लेवल तक चला जाता है कि वो सेल्फ हार्म बन जाता है। इसके बारे में प्लीज कुछ रोशनी डालिए। आप जरा गौर करें, जब मैं पैदा हुआ था ना, छोटा बच्चा था, 6-7 महीने का, तो मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर जब मैं 7-8 माह का हुआ तो मैंने कोई गलती की, मैंने फीडर गिराया, तो मेरी माँ ने मुझे ऐसे करके देखा गुस्से से। फिर मैंने चलना शुरू किया, मेरी माँ ने मेरे लिए तालियां बजाई, मेरे बहन भाइयों ने मेरे लिए तालियां बजाई। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी सक्सेस जो है वो रिवार्ड में है, मेरी सक्सेस जो है वो अचीवमेंट में है।
तो फिर जब भी मैं कोई काम खराब करता था तो मुझे डांट पड़ती थी, और जब मैं कोई काम अच्छा करता था तो मुझे रिवार्ड मिलता था। तो मेरी माँ ने मेरी ट्रेनिंग करते हुए ये कह दिया कि तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा पीस सिर्फ इससे रिलेटेड है कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म करते हो स्कूल्स में या अपने प्रोफेशनल करियरिज्म की तरह। तो मैं जो भी काम कर रहा हूं वो फियर बेस्ड कर रहा हूं। मेरे अंदर एक फियर है, उसको कहते हैं फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड एनफ। मैं शायद इस काबिल नहीं हूं कि मैं प्यार हासिल कर सकूं किसी का विदाउट एनी रीजन, जबकि ये हकीकत के मनाफी है। वो जो खौफ है मुझे चेस की तरफ लगाता है, CHASE, चेस, पीछा करने के लिए। जैसे शेर को कहा जाता है कि बड़ा बहादुर जानवर है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है शेर बहादुर नहीं, खूंखार जानवर है। शेर हिरन के पीछे इसलिए नहीं भाग रहा होता कि उसने खाना है या उसे जीतना है, नो। शेर की बहादुरी शेर के सामने पता चलेगी। वो हिरन के पीछे इसलिए भाग रहा होता है कि शेर को खौफ है कि हिरन उसके हाथ से निकल ना जाए। तो हम सारे के सारे काम जो हैं वो चेज करके कर रहे हैं, हासिल करके, ताकि अचीवमेंट हो। ये आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। ये दुनिया में आपकी पहचान तो हो सकती है वक्ती तौर पर, लेकिन उस हर चीज को जब हम हासिल करने के लिए खौफ का सहारा लेंगे, ठीक, खौफ बहुत अच्छी चीज होती है, खौफ अलर्ट क्रिएट करता है। खौफ आपको आपके हार्मोन जो हैं कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन रिलीज करता है, तो आपकी बॉडी में रश क्रिएट होता है। लेकिन हर वक्त खौफ का सवार रहना आपको इंतहाई ज्यादा टेरिफाइड कर देता है। वो टेरिफाइड जो है, अब 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में बच्चा, 6ठी क्लास में बच्चा, वो कहता है मुझे टेंशन हो रही पेपर की। शायद इससे भी पहले भी बच्चा कह रहा था मुझे टेंशन हो रही पेपर की। क्यों? उसको पेपर की टेंशन नहीं हो रही होती, उसको वो जो उसकी वालदा ने कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें प्यार किया जाए, जब तक तुम सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, तो वो अपना गोल नहीं अचीव कर रहा, वो किसी और का गोल अचीव कर रहा। अब ये चीज चलते चलते 8वीं 9वीं 10वीं में अब इंसान जो है किसी भी चीज का इतना ओवरवेलमिंगली शिकार हो जाता है किसी भी टारगेट का, कि उसको गैप बहुत बढ़ जाता है। किस चीज का गैप? देखें, एक आपकी बॉडी है, एक बॉडी है आपकी, और एक आपका दिमाग है, और एक आपका दिल है। 3 चीजें, हेड, हार्ट एंड हैंड, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। स्पिरिट से कंटिन्यूस अल्लाह की तरफ से एनर्जी आ रही है, वो आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है। डन, ठीक हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गया रिजॉल्व। दूसरी चीज जो है वो है आपकी बॉडी। बॉडी आपकी कभी माजी या मुस्तकबिल में नहीं जा सकती, हमेशा हाल में रहती है। और दिमाग जो है, जब आप सोचें आती हैं आपके अंदर, तो पास्ट में या फ्यूचर में रहता है। जब भी आपका दिमाग पास्ट में रहता है, पास्ट के इवेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो आप डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, आप उदासी की हालत में होते हैं, आप गम की हालत में होते हैं, या फिर आप अफसुर्दगी की हालत में होते हैं। अफसुर्दगी डिप्रेशन को कहते हैं। और जब भी फ्यूचर में चला जाता है आपका दिमाग, मिसाल के तौर पर आपके इशारे पे खड़े हुए और आपको बॉस का फियर क्रिएट हो गया कि बॉस मुझे डांटेगा, तो अब आपकी बॉडी तो यहाँ पर है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो फ्यूचर में चला गया, क्योंकि दिमाग के अंदर टाइम कैलकुलेट नहीं होता बल्कि जंप कर रहा होता है। तो आपकी बॉडी और आपके माइंड के अंदर जो गैप होता है वो बेसिकली फियर क्रिएट कर देता है। जितना बड़ा गैप होगा और आप उस गैप को हल करने की बजाय आप उस फियर को अपने ऊपर सवार करते चले जाएंगे, सवार करते चले जाएंगे, तो आपके अंदर जो फियर हार्मोन्स हैं, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, बढ़ते चले जाएंगे। और आपके लव हार्मोन, पेन रिलीविंग हार्मोन, लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, जिसे आप अपने आप को सेल्फ लव करते हैं और आप अपने आप को कुछ समझते हैं। लेकिन आपने तो डिपेंड कर दिया दूसरों के ऊपर के दूसरे मुझे रिवार्ड देंगे, तो अब आपके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ओके, दूसरे नंबर पर आपके अंदर जो एंडोर्फिन हार्मोन है, जो पेन रिलीविंग हार्मोन है, वो भी बंद हो जाएगा। यहां पे काम खराब हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी कि अब आप क्या करें। जब भी इंसान पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, तो उसको 2-3 चीजें ख्याल में रखनी होती हैं। सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने किस चीज की कुदरत उसके पास रखी। इसको हम फेट कहेंगे, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको फेट का नाम देता हूं। फेट, लक एंड डेस्टिनी।
फेट क्या चीज़ है, मुकद्दर क्या चीज़ है, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर सलाहियतें पैदा की, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर एबिलिटी पैदा की, मसलन लिसनिंग की एबिलिटी, परसेप्शन मेक करने की एबिलिटी, रीजनिंग, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, उसकी रीजनिंग, उसकी उसकी सलाहियत, उसके बाद विल, जहां पे आप अपने आइडिया को लॉक कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि मुझे ये काम करके छोड़ना है, वो वाली फैसिलिटी, एबिलिटी। उसके बाद आपको इंट्यूशन, जो दिल से आपको एकदम ख्याल आता है कि उठ जा ये कर ले, वो चीज। उसके बाद आपकी मेमोरी। ये जो 6 चीजें मैंने आपको बोली, और उसके अलावा एक और चीज है जो बहुत, उसको मेंटल फैकल्टीज में शामिल नहीं करते लेकिन होना चाहिए था, उसको कहते हैं क्यूरोसिटी, जुस्तजू, ढूंढने की जुस्तजू, हर वक्त ख्याल आना कि अगली किस्त में क्या होगा। ये जो 6-7 चीजें हैं, अल्लाह ताला ने आपके दिमाग में 5 से 6 खाने बनाकर भेजे हैं। अगर आप इनको जब समझ लेते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरी कुदरत में ये बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको बताया कि आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी है, तुम कौन कौन सा काम कर सकते हो, और इन 5 से 6 क्वालिटीज बेसिक हैं, इसके अलावा भी हैं। इसकी वजह से आपके अंदर हाथ हिलाने की हिम्मत है। ये है आपके इंटरनल रिसोर्सेज। इसके बाद कुदरत में जो दूसरी चीज आती है वो होती है आपके एक्सटर्नल सोर्सेज, मसलन जमीन, पानी, बीज, हवा। ये चीजें जो हैं ये आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में देकर भेजी है। अब हम स्टूडेंट के लेवल पे बात कर लेते हैं। आपको अल्लाह ताला ने इनिशिएटिव दिया, अल्लाह ताला ने आपको लिसनिंग हैबिट दी, अल्लाह ताला ने आपको परसेप्शन कायम करने के लिए दी, अल्लाह ताला ने आपको मेमोरी दी, अल्लाह ताला ने आपको विल दी, अल्लाह ताला ने आपको रीजनिंग दी। अब जब ये चीजें होती हैं 6, उसके बाद आपको अल्लाह ताला ने किताबें दी, अल्लाह ताला ने आपको टीचर दिया, अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग किया स्कूल के साथ, आपको ब्लेस किया स्कूल के टाइमिंग्स के साथ, अल्लाह ताला ने आपको वक्त से ब्लेसिंग किया। अब इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, ये दोनों चीजें मिला के इसको कुदरत का नाम देंगे, आपके अंदर हम फेट का नाम देंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला ने आपको दे के भेजी हैं ये चीजें, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं बताया कि इसको करना कैसे है। आपको ये सलाहियत दी, इसको कहते हैं अल्लाह ताला ने अपनी पावर ऑफ इंटेंशन डेलीगेट कर दी है, अपनी ये सलाहियत कि तुम इसको इस्तेमाल कैसे करते हो, दुनिया में जो भी काम करना है आपने इंडिपेंडेंट कर दिया अल्लाह ताला ने आपको, ताकि उसके बाद आपसे हिसाब भी लिया जाएगा उस चीज का। आपने कौन से स्कूल में दाखिला लेना है, आपने किस टीचर से पढ़ना है, आपने कौन सी किताब खोलनी है, आपने कितने दिन तक तैयारी करनी है, ये सलाहियत आपके पास मौजूद है। सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दे दी, इंटेंशन से, इंट्यूशन से, इनिशिएटिव से, परसेप्शन से, आपकी मेमोरी से, आपकी इंटरनल फैकल्टी से, और फिर किताबें, टीचर, उस्ताद, ये सारी चीजें आपको बाहर दे दी। ये फेट है। और इनको कितने दिन तक पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के ऊपर कितनी मेहनत करनी है, कितने दिन तक इनपुट देनी है, किस सब्जेक्ट में टीचर के पास जाना है, किस सब्जेक्ट में आप टीचर के पास जाए बगैर भी एफर्ट कर सकते हैं, ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने आपको दी। आप इसको को क्रिएटिव एबिलिटी कहते हैं, इंसान के पास जो खुद सलाहियत होती है किसी काम करने की। अब इसको हम लक कहेंगे। पहले मैंने आपको फेट डिफाइन किया, अब मैंने आपको लक का बताया। जब फेट और लक काम करना शुरू हो गए हैं, अब तीसरी चीज है इंसान का नसीब। इसका रूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ थर्ड फोर्स इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट। यानी हर चीज, जैसे न्यूटन का पहला कानून है, अगर जमूद की हालत में है, कंटिन्यू मूव करता रहता है, और अगर उसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर नहीं दिया जाता तो चलता ही रहेगा। अब जरा गौर करें कि कोई भी काम जब आप बाहर से कोई फोर्स नहीं देते, थर्ड फोर्स नहीं देते, तो काम उसी तरह चलता रहता है। अब जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और आपकी नजर एग्जाम पे होती है, आपकी नजर एग्जाम पे होती है, और आपको मैंने बोला आपने कितने दिन तैयारी करनी थी, कितने दिन एफर्ट करनी थी, कितने दिन कौन सी किताब पढ़नी थी, कौन से सब्जेक्ट पे एफर्ट करनी थी, कौन से टीचर के पास जाना था, ये आपके कंट्रोल में था। आपने क्या किया, जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके ज़हन में एक खौफ था एग्जाम का, आपका फोकस किस तरफ था, एग्जाम की तरफ, जबकि एग्जाम आपके कंट्रोल में नहीं था, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि थर्ड फोर्स जो मैंने आपको बताई वो आपका टीचर है, एग्जामिनर है, और फर्स्ट फोर्स जो है
वो खुदा है। आप जितने मर्जी बीज लगा लें, जितने दिन मर्जी खेत पे हल चला लें, जितना मर्जी पानी दे दें, जितने दिन मर्जी इंतजार कर लें, एक बीज से लाखों बीज पैदा हो सकते हैं और लाखों बीज से सब कुछ खत्म भी हो सकता है। अब जब आप ये समझते हैं तो आपने क्या ज़हन में रखा हुआ है, आपका फोकस किधर है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आप इशारे पे खड़े हैं और आपका फोकस बॉस पे है, और यहां पर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपका फोकस रिजल्ट पे है। तो ये जो गैप है, इस गैप के अंदर बॉडी आपकी यहां पर है, दिमाग आपका एग्जाम पे है, जो कि 1 साल बाद मिलना है, या 6 महीने बाद होना है, या थोड़े दिन के बाद होना है। बॉडी और माइंड के दरमियान में जो गैप है, जो नसीब का गैप आपने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, उसके अंदर भर गया एंगर, उसके अंदर भर गई टेंशन, उसके अंदर ये छतरी है, उस छतरी में वो जो मीनिंग आपने दिया वो आपको कंट्रोल कर रहा है। एंगर, अग्रेशन, खौफ का जो मीनिंग था पेपरों का, एंगर, अग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, सेवेज बिहेवियर, रिटेलिएशन, वालदैन के साथ बदतमीजी करना शुरू हो जाएंगे, अपने साथ बहन भाइयों के साथ लड़ना शुरू हो जाएंगे। पीछे से ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? वो है एग्जाम का फियर, नो, रिजल्ट का फियर। और वो आपने, क्योंकि आपका दिमाग वहां पर फंसा हुआ है, तो वो दिमाग आपको वहां पे कंट्रोल कर रहा है। तो रिमेंबर, आपका काम इनपुट देना है, आउटपुट देना आपका काम नहीं है। योर फोकस, योर बॉडी, योर माइंड। इसकी एग्जांपल ये है कि आप खाने को कभी तैयार हालत में नहीं हासिल कर सकते, आपको उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने पे फोकस होता है। मैंने 1 मिर्च का चम्मच डालना है या 1.5 चम्मच नमक का डालना है या प्याज कितना डालना है, तो आपका फोकस उस वक्त वहां पर होता है। रिजल्ट खुद ब खुद ही बन जाएगा, क्योंकि आग यानी जो इंट्यूटिव वैल्यूज आ रही है, जो अल्लाह की तरफ से हार्ट के अंदर जो एनर्जी आ रही है, वो खुद ब खुद ही उसको उसके साथ मैच कर लेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी आपके रिजल्ट के साथ मिल जाएगी। आपका फोकस शुड बी इनपुट, 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 इनपुट एंड इनपुट। एफर्ट, 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 एफर्ट। आपके आपके पास एज ए इंसान सिर्फ एफर्ट करने की सलाहियत है, आपके पास रिजल्ट की सलाहियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका जोर एफर्ट और एफर्ट पे होगा। कभी भी किसी भी सूरत में आपको ये नहीं फील होगा कि रिजल्ट क्या आएगा। जब से मैंने ये सीखा, अब मुझे ना तो एग्जाम की टेंशन होती है, ना मुझे किसी जगह पे प्रेजेंटेशन की टेंशन होती है, ना मुझे ये फियर होता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा बनेगा क्या। मुझे किसी किस्म का कोई फियर नहीं होता। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि मुझे सिर्फ इनपुट की फिक्र होती है। आज मैं आपको ये इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मुझे रिजल्ट की कोई फिक्र नहीं है। मुझे, मेरा फोकस किस चीज पे है कि मुझे क्या देना है इसके अंदर। रिजल्ट क्या आएगा मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ना मैंने कभी रिजेक्शन फील की। मैंने अपनी किताब में लिखा, पहले लोग डेडिकेट करते हैं अपनी किताब को अपने माँ बाप के नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे, अपने उस्ताद के नाम पे। मैंने डेडिकेट किया किताब हम्म, को उन लोगों पे जिन्होंने 200 से ज्यादा दफा मुझे रिजेक्ट किया। 200 से ज्यादा दफा मैं किसी जगह पे, जब मैंने किताब लिखी थी उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 2 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, रिजेक्ट हुआ। उसके बाद भी बहुत सारी जगहों पर रिजेक्ट हुआ, लेकिन हर रिजेक्ट नई प्रोजेक्शन है, हर रिजेक्ट नई डायरेक्शन है, हर रिजेक्ट नया रास्ता है। क्योंकि रिजेक्शन कोई चीज नहीं होती, रिमेंबर, रिजेक्शन कोई चीज नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपका और उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया होता, उन्होंने आपके इल्म की जो उनको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंटरव्यू में जाते हैं आप, तो उनको जो चाहिए था वो आपके पास नहीं था, जो आपके पास था वो आपसे पूछ नहीं सका। असल में उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, किसी और ने, आपने उनको रिजेक्ट किया। जी अब्दुल्ला प्लीज, ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने जो है काफ़ी डिटेल के अंदर जो है ना सारा कुछ समझा दिया, उसके कॉजेज़ क्या हैं और वो ट्रिगर कैसे कर रहा है, ड्राइव कैसे हो रहा है, वो आपने अच्छे से जो है ना वो बता दिया। अच्छा, इस चीज़ पे कुछ नज़र डालें, कुछ रोशनी डालें, जो सेल्फ हार्म है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे, पहले तो मुझे ये बताइएगा अगर पॉसिबल है कि 10 में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ हार्म के लेवल पे चले जाते हैं, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ हार्म से आगे जो सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं उस पे चले जाते हैं। प्लीज इस पे कुछ रोशनी डालिए। अच्छा, अभी ना स्टूडेंट्स पे मैं, अभी हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट इसका कवर किया, वो है एग्जाम या डेली रूटीन। इसमें दूसरी और भी चीजें जो इसके बाद हम करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको जरा कवर करूंगा। अगर मिसाल के तौर पे 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में और वो 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं, अपने घरेलू जो उनके हालात, उसको वो प्रेशर ले लेते हैं, जबकि इंसान को सरकमस्टांसिस प्रेशर देने के लिए नहीं होते। प्रेशर तो आपको टेस्ट करता है, प्रेशर है आपको टेस्ट करने के लिए। इसका मतलब है सरकमस्टांसिस कोई चीज नहीं है, सरकमस्टांसिस को हैंडल करना चीज है।
हालात तो हमेशा कभी भी कामयाब इंसान नाकाम दौर में ही पैदा होते हैं। तो आपको सर्कमस्टांसिस को कभी भी अपने ऊपर सवार नहीं कर सकते। अब जो लोग उठ के सर्कमस्टांसिस को हैंडल कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो ही दुनिया में कामयाब होंगे। वरना सर्कमस्टांसिस सर्कमस्टांसिस मैं विक्टिम हूँ सर्कमस्टांसिस का, मेरे वालिदैन इस तरह के थे, मेरी बहन इस तरह की थी, आप सारी जिंदगी सर्वाइवल या रेजिस्टेंस के दरमियान में ही चलेंगे, कभी आगे नहीं चल सकते। यू डोंट हैव टू बिकम एन विक्टिम माइंडसेट, यू हैव टू बिकम एन विक्ट्री माइंडसेट। जब विक्ट्री माइंडसेट में जाएंगे तो आपका रास्ता बनेगा। आमतौर पे खवातीन में जो, क्योंकि इमोशनल माइंड होता है, राइट साइड इमोशनल माइंड है और लेफ्ट साइड पे लॉजिकल माइंड है, राइट साइड वाला फेमिनिन माइंड है, लेफ्ट वाला लॉजिकल और मैस्कुलिन माइंड है। इसमें सोचें अफेक्ट कंट्रोल की जाती हैं, इसमें सोचें आती हैं। खवातीन गर्ल्स इमोशनल माइंड है और मर्द जो है वो लॉजिकल माइंड होते हैं, या फेमिनिन एनर्जी इमोशनल होती है, मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो लॉजिकल होती है। ओके, जितना कोई इंसान ज्यादा इमोशनल होगा उतना ज्यादा सेल्फ हार्म करने का चांस ज्यादा हो सकता है, अगर वो दूसरे ब्रेन को प्रॉपर तरीके से लॉजिकल रीजनिंग जिसकी मैंने बात की थी उसको इस्तेमाल करना नहीं सीखा उसने। अब घर से एक प्रेशर आया जा रहा है, पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है, और आमतौर पर खवातीन के अंदर फिर उनको और भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें मिला के वो कभी वो अपने आप को चूड़ी मार लेती हैं, कभी वो अपने आप को छुरी मार लेती हैं, कभी वो कहते हैं मैं तो मुझे गम में रहना अच्छा लगता है। औरतों में जरा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकलकर अपने आप को खुली फिजा में जाना या तो उनको रोका जाता है या वो रुकी होती हैं और मोबाइल पे अपने आप को इंडोर, क्योंकि जब आप छत के नीचे रहेंगे तो आपकी सोचें भी छत के नीचे वाली रहेंगी, खुली फिजा में जाएंगे सोचें भी खुलने वाली रहेंगी। पुराने जमाने में या खेतों में रहने वाले डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। तो खवातीन में 10 में से 3 से 4 तक ये चांसेस है सेल्फ हार्म का, लेकिन वो करती नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और मेल्स में से आजकल 10वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल पर 10 में से 2 लोग जो हैं उनके सेल्फ हार्म का चांस है। अच्छा, अब उनको एक खौफ, उनको ये काम नहीं करने देता, जहां पे खौफ जो है बहुत अच्छा होता है, आखिरत का खौफ कि मैं इधर भी बुरा रहा उधर भी जाके बुरा बन जाऊंगा, तो ये खौफ जो है उनको उस काम से रोक रहा होता है। तो फिर ये रेशियो जो है सुसाइडल थॉट्स की जो है, सुसाइडल थॉट्स आने की, वो तकरीबन 2 से 3% लोगों में, बल्कि शायद इससे कुछ ज्यादा 4% लोगों में बढ़ जाती है। उसको इम्प्लीमेंट करने की जो तैयारी करने की अगर आपको मैं हकीकत में बताऊं तो हर 500 में से 2 या 3 लोग 4 लोग सुसाइडल थॉट्स आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। मसलन कभी वो रोड पे जाके सड़क गाड़ी के सामने खड़े हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। कभी वो दरिया पे चले जाएंगे, छलांग मारने की कोशिश करेंगे, नहीं मारेंगे। कभी वो अपने घर में जाके गोलियां खा लेंगे अपने आप को सुकून देने के लिए, आपको नहीं पता चलेगा। फिर जो लोग सुसाइड कर जाते हैं वो हर, मेरा ख्याल है मेरा अपना ख्याल है कि तकरीबन 2000 में से 1 लोग जो हैं वो उसकी ज्यादा एफर्ट करते हैं। हम अगर हॉस्पिटल में जाके सर्वे करें तो हमें बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करके वाकई मर जाते हैं वो तकरीबन, मेरा अपना ख्याल है कि 10,000 में से तकरीबन 1 बंदा जो है वो एवरेज जा रहा है रेगुलर रूटीन में, जो कि अभी हमें पता नहीं चलता। हम कहते हैं उसकी डेथ हो गई, लेकिन अल्टीमेटली उसके पीछे बहुत बड़ी कॉजेज है। वी डोंट डाई, वी किल आवरसेल्फ। या वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, वो भी अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, या फिर हम लोग ये सुसाइडल फैक्ट में चले जाते हैं। जी अब्दुल्ला। सही फरूक भाई, बात यह है, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो भी सबके जैसे मुख्तलिफ हैं। ये सब तो सही है, बात जो है बिल्कुल सही है, मुनासिब है कि इंसान को जो है मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। लेकिन एक शख्स है, अगर एक मर्द की या ख्वा औरत की बात करते हैं, स्टूडेंट लड़का लड़की, वो जो है उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर भी है, उसके ऊपर जो है रिलेशनशिप का प्रेशर भी है, मतलब अपने वालदैन के साथ, सही है, अपने भाइयों बहनों के साथ। और अगर उसके घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जो कि डिसेबल्ड है, सही है, उसके बाद जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसको मज़ीद क्या कहते हैं, तकब्बुर या इन्फीरियॉरिटी दिखाना, तो वो जो इंसान है वो तो 10 टाइम्स उसका जो है वो तो वर्स हो जाएगा कि वो तालीम में एक्सेल कर नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से तालीम हो रही है। तो ये जो, क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो तो सबके डिफरेंट हैं, और इंसान भी कोई सेंसिटिव है कोई सेंसिटिव नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ओके, सेंसिटिविटी
5 सेंसेस को इस्तेमाल करने का नाम है। 5 सेंसेस में मैंने आपको बताया, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना और सूंघना। ये 5 सेंसेस हैं हमारे हवासे खमसा के साथ जो काम करते हैं। तो सेंसिटिविटी इज अ पॉजिटिव थिंग। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये ओवर सेंसिटिविटी है, या वो अपनी सेंसिटिविटी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा वो बंदा। आपने कभी गौर किया, एक ही घर के अंदर 5 या 6 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और डांट पड़ती है, और एक बच्चे का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, दूसरा जो है वो बिल्कुल बॉदर ही नहीं करता, तीसरा जो है 3 दिन बीमार रहता है, चौथा जो है 6 महीने परेशान रहता है। क्यों? सर्कमस्टांसिस तो एक जैसे थे। एक बंदा रास्ता निकाल लेता है उसके अंदर से। सबसे पहले तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सर्कमस्टांसिस, जितना प्रेशर होगा मुझे उतना क्राइसिस में एक्टिवली काम करने का मौका मिलेगा। हाँ, बशर्ते कि मेरे ज़हन में पहले से ये ख्याल हो कि मुझे विक्टिम माइंडसेट में नहीं होना, मुझे विक्ट्री माइंडसेट में होना है। ये इतना ज़रूरी है विक्ट्री माइंडसेट में होना, ये माइंडसेट है। आप देखें, अगर आप रोड पे जा रहे हो और सामने से कोई गाड़ी आपको मार के चली जाए, तो आप रिक्शे वाले को कसूरवार देंगे, उसको पकड़ेंगे, या पहले हॉस्पिटल जाएंगे? आप उसकी फिक्र करेंगे या अपने आप की फिक्र करेंगे? आप जरा गौर करें, क्या रिक्शे वाले को सजा देने से आपकी तबीयत सेट हो जाएगी? नहीं। सर्कमस्टांसिस को बुरा कहने वाला ब्रेन ये नहीं समझता। ब्रेन पैसों की जुबान नहीं समझता, ब्रेन दोस्ती यारी की जुबान नहीं समझता। ब्रेन समझता है इसमें ग्रोथ कितनी हो रही है, ब्रेन समझता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ली जा रही है। ब्रेन हर चीज को अपने दिमाग जो उसकी अपनी लैंग्वेज है उसमें इंटरप्रेट करता है। इसलिए तो हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ब्रेन की जबान में, जैसे आप कंप्यूटर में ये जो बाइनरी लैंग्वेज चेंज करते हैं, इसी तरह ब्रेन ये पैसे को नहीं समझता। ब्रेन ये समझता है कि ये सर्टेनिटी कितनी है इसके अंदर, अनसर्टेनिटी कितनी है इसके अंदर, ग्रोथ कितनी है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अंदर है, ये विक्टिम कितना है। ब्रेन इस जबान को समझता है। अब कुछ लोग, आपने गौर किया होगा, 300 नंबर लेके भी छलांगे मार रहे होते हैं, कुछ लोग 975 नंबर लेके भी खुदकुशी कर जाते हैं। क्यों? क्यों? इट मीन्स इट इज योर माइंड सेट, इट्स योर माइंड सेट। सो राइट फ्रॉम द डे वन, ओके, ज्यादा डे वन नहीं करते, 2.5 साल या 2 साल की उम्र से हमारे यहाँ क्योंकि माइंड की ट्रेनिंग दी नहीं जाती, हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं नौकरियों के लिए, हमें ग्रोथ के लिए तो पढ़ाया ही नहीं जाता। तो जिस चक्की के हम सवार हैं उसी में ही हम फंसे रहते हैं। इसलिए इन चीजों की तरफ हम जा नहीं करते सकते। तो सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैंने अपनी किताब में भी लिखा, चर्चिल ने भी ये कहा था कि पीपल ब्लेम सर्कमस्टांसिस, पीपल हु गेट अप, ब्रेक द सर्कमस्टांसिस, फाइंड देयर वे, और फिर वो दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन जाते हैं। क्योंकि शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। जितनी तेज हवा आती है ना मेरे अंदर, उतनी करेज की एनर्जी उतनी आगे जाती। करेज कहते ही उस चीज को है, जब मुश्किलात हो तो आपकी जो डीप डाउन इमोशन है हिम्मत करने की, उसको देखा जाए। यहां पर एक चीज और मैं समझा देता हूं कि जी हालात मुख्तलिफ हैं, किसी का डिसेबल चाइल्ड है, किसी का प्रॉब्लम है, तो सब्र की डेफिनेशन समझ लेते हैं आज, कि उसको भी वैसे 5 रुकन होते हैं। अल्लाह ताला से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सब्र एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र जबर की हालत में शुक्र करने को कहते हैं। सब्र जबर की हालत में शुक्र करने को कहते हैं। और शुक्र जो है इंसान जब करता है किसी अपने मालिक का, तो उसको बहुत ज्यादा फवायद होते हैं। अगर मैं आपका शुक्र 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 करता रहूं तो आप मेरे अपने लिए स्पेस क्रिएट करूंगा। अगर मैं आपको कंप्लेंट करता रहूं, आप कहेंगे चलो यार दफा करो इसको, ये बार बार क्यों मेरे पीछे पड़ गया। तो मालिक का जब बार बार शुक्र करते हैं तो आपको यूज क्रिएट अ स्पेस फॉर मोर। अब डिसेबल चाइल्ड है या गुर्बत है, तो मुझे जरा बताइए हमारा ईमान इस 60-70 साल की जिंदगी तक है, या इसके बाद अरबों जो ना खत्म होने वाली जमीन पे है। तो बड़े स्पेक्ट्रम में देखिएगा कि इसका रिवार्ड ये दुनिया में लेना है मुझे, या बाद में भी इसका रिवार्ड मौजूद है कि अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो, या मैं अगर गरीब हूं तो मुझे कहा कि 500 साल पहले जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं सब्र करूं। तो सब्र को जबर को आपस में जब शुक्र के साथ मिलाएंगे ना, तो तब आपको ये चीजें तकलीफ नहीं देंगी। क्योंकि शुक्र जो है आपके ब्रेन की स्पेस जो है, न्यूरॉन्स की स्पेस जो है उसको एक्सटेंड कर देता है। शुक्र जो है वो ब्रेन की स्पेस को एक्सटेंड करता है। जैसे ही वो एक्सटेंड करता है आपका रास्ता खुलना शुरू होता है, आपको टेंशन कम होगी। बेसिकली ब्रेन के अंदर जितनी स्पेस क्रिएट होगी उतना आप कंफर्टेबल फील करेंगे। बाहर के हालात का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, हालात को एडजस्ट करने का ताल्लुक, इसको कहते हैं शुक्र। इसलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, साहबा ने,
कि हमारे पास पैसे नहीं है, इनके पास पैसे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें इससे भी ज़्यादा ले जाए, तुम तस्बीह किया करो। हम सबको पता है इस बात का। क्यों? क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स की जो कनेक्शंस है वो स्पेस क्रिएट कर देते हैं, यू फील कंफर्टेबल। वंडरफुल जी। ये जो आपने ग्रेटिट्यूड वाली जो बात की है ना, शुक्र की ये बात, वो फिर आपने जो मिसाल दी, एक बच्चा जो है वो 300 पे भांगड़ा डाल रहा है, यू नो, ही इज दे आर वेरी हैप्पी, और एक जो है वो 1000 में से 990 लेके भी जो है ना वो खुश नहीं है, वो टेंशन में ये चला गया। और वो जाहिर सी बात है, वो अमीर गरीब, कम अमीर ज़्यादा अमीर, क्योंकि ये कुआं है ना, वो कोई खुश है कोई नहीं है। बाकी आपने ये जो मिसाल दी ना, कल मैं सुन रहा था वो, उसमें ये बताया था कि एक शख्स जो है वो सुसाइड करने जा रहा होता है, तो एक बच्चा गालिबन मदरसे का जो है वो उसको मिलता है, तो वो कहता है कि ये जो है ना ग्रेटिट्यूड नहीं है तुम्हारे अंदर। तो कहता है मतलब मेरी ज़िंदगी के जो 30 साल हैं मैंने शुक्र नहीं किया। तो कहता है हाँ, इस वजह से जो है ना तुम्हारा ये जो स्टेप है इस तरफ गया। तो आपने ये जो बात बताई कि न्यूरॉन्स जो हैं वो जगह बनाते हैं, तो मतलब आपका मजीद पॉजिटिविटी जो है ना वो सारा हो जाता है। ये बहुत अच्छा जो है ना आपने मेंशन किया अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। अच्छा, तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट, मजीद इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है ना उसकी तरफ चलते हैं। सेल्फ हार्म तो हमने वो डिस्कशन कर लिया कि जी अब हर कोई अपने अपने हिसाब से करता होगा। अब लेकिन जब वो सुसाइड के अंदर आ जाता है तो उसकी जो प्रिवेंशन है वो क्या है? क्या वो साइकेट्रिक है, क्या वो सोशल है, क्या है, चाहे क्या वो आर्ट है? वो कौन सी प्रिवेंशन है जो आपके ख्याल में, आप क्या एडवाइस करेंगे इस बारे में? देखें, आपने कुछ बताया साइकेट्री का, कुछ हमने आर्ट की जिक्र किया, आपने कलर थेरेपी की बात की। आर्ट से कलर्स चेंज होते हैं, कलर जब चेंज होते हैं तो आपके ब्रेन के जो सेल्स को बाहर से कलर चाहिए होते हैं, आपके कलर्स कम हो जाते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकेट्री को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। साइकेट्री रिलेटेड इज मेडिसिन। एमबीबीएस डॉक्टर होता है साइकेट्रिस्ट, वो मेडिसिन देता है, आपके ब्रेन के हार्मोन्स जो हैं जो कम होते हैं केमिकल्स, उनको बैलेंस कर देता है और आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री भी तो पहले फिजिक्स थी जो मैं बात कर रहा था, वाइब्स आती हैं, डिफरेंट होती हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, और फिर उसकी केमिस्ट्री होती है, फिर उसके अंदर केमिकल्स चेंज हो जाते हैं। तो केमिकल्स कम होते हैं तो अब डॉक्टर जो बाहर से केमिकल देता है तो आपकी बॉडी में कंफर्टेबल फील होना शुरू होता है। However, psychiatry is not a complete solution. Psychiatry is a treatment, temporary, to keep you moving. The moment you will leave it, दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। एक दूसरा, सेक्रेटरी के साथ थेरापी, जो कि हमारे यहाँ कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत बुरी बात है, स्टिग्मा है। इट इज नॉट अ स्टिग्मा। बुरा रहना, बीमार रहना स्टिग्मा हो सकता है, सेहत रहना कभी स्टिग्मा नहीं होता है। बीमार होते हैं तो आप थेरापिस्ट के पास जाते हैं। जब भी किसी भी चीज़ का, ये जो मैंने अभी आपको पूरी तकनीक बताई है, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं या किसी की डेथ हुई और उसमें से नहीं निकलना पा रहा, तो जब मैं इसको ये वाली टेक्निक समझाता हूँ तो लोग पहले ही दफ़ा में आमतौर पे इस जो ज़हनी अज़ियत है इस चीज़ के बारे में, उसमें से वो निकल आते हैं। बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस फेल हो गया, ये हो गया, या पेपर फेल हो गए, या किसी की डेथ हो गई, या कोई लव लॉस हो चुका उसका, उसके बाद ये सिचुएशन है, तो वो पहले ही सिचुएशन में निकल आते हैं। तो आपको अल्फाज जो है ना, कुरान पाक अल्फाज में नाजिल हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फाज में सिखाया गया, हज़रत आदम को अल्फाज में सिखाया गया। तो ये जो अल्फाज है ना, एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं, एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं, वो बेसिकली मिसिंग होते हैं, और वही आपकी इमोशंस होती हैं जो ईंटें होती हैं जो कि हिल जाती हैं। जब आपको थेरेपिस्ट जिसको प्रॉपर अल्फाज का पता होता है, जिस वजह से आपकी नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हुई और आप रीजनिंग को बंद करके कंक्लूजन पे पहुंच गए, कंक्लूजन खुदा की क्वालिटी है बगैर रीजनिंग के और किसी की नहीं। तो थेरेपिस्ट जो आपको रीजनिंग देता है, तो इसलिए आपको थेरेपी लाजमी ही लेना पड़ेगी, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अच्छा जी। तो जैसे आपने शुरू में जो है ना जिक्र किया कि एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है, ओके। और मतलब ये मैंने ये भी सुना है कि लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो एनालिटिकल होता है, जो राइट ब्रेन होता है वो गालिबन क्रिएटिव होता है। तो इसके अंदर भी कुछ होता होगा, और यकीनन जो पेशेंट्स होते होंगे या जो लोग होते होंगे, ये जैसे आपकी बुक है। डाउन देख सकते हाँ जी। हैं। इसमें तो ब्रेन की फर्रुख तस्वीरें भाई आपको की ये मिल बुक है, फर्रुख भाई ये ऑनलाइन ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या ऑफलाइन जो है जो अच्छे बड़े बुक स्टोर्स वगैरह हैं वहां पे ये अवेलेबल होगा? ये भी बताइए प्लीज। जी, मैं आप पहले क्वेश्चन करें फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा,
मेरा क्वेश्चन ये है, जो गिल्ट है उसका कितना रोल है, और इसको जो है ना किस तरीके से वो किया जा सकता है, जो हाँ ये जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, इसका कुछ बताइए। देखिए एक बच्चा मिसाल के तौर पे वो क्रिएटिव है, सही है ना, वो पेंटिंग बना सकता है, वो फॉर एग्जांपल शायरी कर सकता है, लेकिन उसको लगा दिया इंजीनियरिंग में, उसको लगा दिया मैथमेटिक्स के अंदर, अब उसका दिमाग नहीं चल रहा, वो बेचारा बच्चा जो है वो चला गया डिप्रेशन के अंदर और वो सुसाइडल थॉट्स हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये मतलब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी है, या उसको इसी सिचुएशन में नेविगेट करना है? आई नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनारियो, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, उसको बोला जा रहा है मैथमेटिक्स पढ़ो, वो करना चाहता है आर्ट्स, अब वो सेल्फ हार्म और सुसाइड की तरफ जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी है या ये जो जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है उनकी जिम्मेदारी है ज्यादा? मतलब प्लीज कुछ बताइए इस बारे में। ओके, हर इंसान की पर्सनल वैल्यूज होती हैं, साइकोलॉजिकल वैल्यूज भी आप उनको कह सकते हैं। ये 30 के करीब है, लेकिन 9 उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप नेट पे देख सकते हैं, मेरी किताब में भी उसमें से दिया हुआ है। जब कोई बड़ा, मिसाल का बच्चा तो खैर इस किताब को नहीं पढ़ सकता, छोटा बच्चा, आप नेट से चेक कर सकते हैं साइकोलॉजिकल वैल्यू, वो आपका बेसिकली सीक्रेट कोड है हर इंसान का, जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ एबिलिटी से पैदा किया ना, उस एबिलिटीज को संवारना मेरे कंट्रोल में। एबिलिटीज मौजूद हैं, उनको जो किस्मत में जिसको बोलता हूं, किस्मत बनाना मेरा काम है। अब पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी, 4 साल की उम्र में बच्चे का फ्यूचर डिसाइड हो चुका होता है, 3.5 साल से लेकर 4.5 साल की उम्र तक बच्चे को उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ को पहचानना पेरेंट्स का काम है, क्योंकि बच्चे का हक है तालीम हासिल करना, फर्ज नहीं है पेरेंट्स का, बच्चे का हक है तालीम हासिल करना सबसे पहले। ठीक, अब जब तालीम का मतलब सिर्फ किताबी और नौकरी नहीं है, अपने आप को पहचानना है, सेल्फ आगाही, खुद आगाही जिसको बोलते हैं, सेल्फ डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, वो है। अब जब आप पर्सनल वैल्यूज किसी इंसान की आप खुद पढ़ लेंगे, और जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ। और फिर मेरा बच्चा लकड़ी की चीज की तरफ भाग के जाता है या पेंट की तरफ भाग के जाता है, और किसको वो बगैर टेंशन के काम करता है, तो वहां से आप उसकी साइकोलॉजिकल वैल्यूज का अंदाजा करना शुरू करते हैं, और फिर उस फील्ड में बच्चे को आपको डालने की जरूरत होती है, और हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, साइकोलॉजिकल वैल्यूज चेंज भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल वैल्यूज क्या होती हैं कि मैं किस चीज को दूसरी चीज के मुकाबले में ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, मेरी प्रायोरिटी किस तरफ है। तो वक्त के साथ साथ आप अपने अंदर जो बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर, उसको आप तब्दील करके अपनी वैल्यूज को चेंज करके दोबारा से अलाइन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको नौकरी पसंद नहीं और आप करते चले जा रहे हैं, तो अपने नौकरी को चेंज नहीं करना, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। अलाइनमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन। ओके, अब जब आप किसी की वैल्यूज को नहीं समझते और आप उसको जबरदस्ती प्रेशराइज करके कि तुमने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, अब वो बच्चे का रुझान किसी और चीज था, गलत हो गया। आप अपने हेमिस्फीयर को डिफाइन कर लें कि हमने इस बाउंड्री के अंदर रहना है, बच्चियों को कौन कौन सी लेवल स्टेज पे जा सकती हैं, किस किस चीज में जा सकती हैं, और बाप जो हैं, बड़े जो हैं, या लड़के जो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। उस फील्ड के अंदर रहते हुए, मॉरल वैल्यूज के अंदर रहते हुए, किसी भी फील्ड में बच्चे चले जाएं, उसकी तरफ ही जाना चाहिए बच्चे को, किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए। आप देखिए हमारे यहाँ मुआशरा कंट्रोल कर रहा है, सर्कमस्टांसिस, मसलन बच्ची को डॉक्टर बन जाएंगे, बच्ची डॉक्टर बन जाए रिश्ता मिल जाएगा, पैसे होंगे तो रिश्ता मिल जाएगा, बच्चा हैंडसम होगा तो रिश्ता मिल जाएगा, फौजी होगा तो रिश्ता मिल जाएगा। तो हम शादी जो है, हमने जो मीनिंग दिया उसकी वजह से हमारा दिमाग कंट्रोल किए जा रहा है। तो वो सारी ज़िंदगी हम काम भी करते रहते हैं और रोते भी रहते हैं, खुद ही अंदर से सुकून में नहीं होते, और रिजल्ट हम और जिम्मेदारी अपने पार्टनर को देते थे कि तुम्हारी वजह से मुझे तबीयत खराब हुई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको पहले सेट करें, तब चीज़ें ठीक होंगी। सही। अच्छा फारूक भाई, ये एक स्टूडेंट वो जो है एक टॉक्सिक साइकिल के अंदर है, फॉर एग्जांपल उसका इंस्टीट्यूशन जहां वो पढ़ता है, या वो एक टॉक्सिक उसमें है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एक प्रोफेशनल है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस टॉक्सिक साइकिल को, सही है? तो वो लॉन्ग टर्म कितना अफेक्ट करता है? एक बच्चे को पढ़ना नहीं है, लेकिन वो पढ़ लिख के, पढ़ना कुछ तो उसने पढ़ लिया, अब वो जॉब भी करना शुरू हो गया, लेकिन
ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है कि एक शख्स खींच के अपने आप को दिमाग पे बोझ रख के कर लेता है, इसका कुछ फर्क पड़ता है लाइफ के अंदर? उसके करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोझ लेने से बहुत ज्यादा पड़ता है। कल मेरे पास एक बंदा आया, उसको काउंसलिंग चाहिए थी, परसों की बात है। उसने मुझे रिंग किया, सर मैंने नेट से आपका नंबर लिया। मैंने कहा जी आपकी कितनी फीस है? मैंने उसको बता दिया 8500 मैं चार्ज करता हूँ एक सेशन का। तो कहते सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं कहा अच्छा फीस को तो हम बाद में देख लेते, पहले मुझे तो तुम्हें मसला है। फोन पे बात कर रहा था। तो कहता सर मैंने कंप्यूटर में बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर, और बड़ा अच्छा प्रोग्रामिंग करा, लेकिन सर मुझे लगता है कि मेरा जॉब खत्म होने वाली है, लोग मुझसे खुश नहीं है क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूँ, और मुझे लगता है मैं तो फील्ड ही गलत चुन ली। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में पेरेंट्स के हालात कैसे थे? सर उनकी बहुत लड़ाई होती। मैंने कहा आपको कोई याद है कोई इवेंट आपको ज़िंदगी में जिसमें आपको डिस्टर्बेंस फील हुई हो? तो एकदम उसने कहा जी सर मुझे अभी तक मेरे आंखों के सामने वो चीज़ें चलती हैं कि मेरी माँ की लड़ाई हो रही है और मैं उनको छुड़वा रहा हूँ। और मैंने कहा आपकी एज कितनी थी? 4 साल। 4 या 4.5 साल। अब वो 4 साल से लेके आज वो 26-27 साल का लड़का है, यानी 22-23 साल हो गए। वो जो खौफ है वो उसको चलाए जा रहा है, और वो हर चीज को गलत किए जा रहा है। शादी भी मैं नहीं करूंगा, बच्चों को भी मैं नहीं संभाल सकूंगा, बहन भाइयों को भी मैं लुक आफ्टर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जॉब गलत अख्तियार किया है। नहीं, जॉब गलत अख्तियार नहीं की। मैंने उसको जैसे ये बताया कि तुमने जॉब बेटा गलत अख्तियार नहीं की, तुमने वो जो इवेंट है ना अपने अंदर, तुम्हें वो कंट्रोल कर रहा है। और साथ ही मैंने उससे अगला क्वेश्चन पूछा, कैसा फील कर रहे हो? कहता है मैं आधा ठीक हो गया हूँ। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे थे, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे थे फोन के ऊपर। तो वो ये जो तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैंने जॉब ठीक नहीं की, और लेकिन वो किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाएंगे, और स्पेशली उस प्रोफेशनल के पास जिसको अपने सब्जेक्ट का पता हो। मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो? जी सर मैं बहुत दफा गया हूँ। तो मैंने कहा उन्होंने क्या डिस्कस किया? कहते सर वो करंट जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ बताने का मकसद ये है कि वो करंट सिचुएशन आपको तंग नहीं कर रही होती, वो उसका अफेक्ट होता है आपके अंदर के जो ट्रिगर्स हैं बेसिकली बचपन से, और वही आपको तंग किए जा रहे थे और आप उसका हल नहीं निकालने की कोशिश कर रहे थे। आप कहते हैं बस तसल्ली देता हूँ तसल्ली देता हूँ। हमारे मुल्क में इसकी ज़रा लोगों के पास अवेयरनेस भी कम है, और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आपके जैसे प्रोग्राम है इसके थ्रू अवेयरनेस दें। इट इज़ नॉट द सिचुएशन विच इज़ कंट्रोलिंग यू, इट इज़ दैट ट्रिगरिंग फैक्टर। किसी भी चीज़ की वैल्यू वो होती है जो वैल्यू आप देते हैं, और वो वैल्यू उसकी मीनिंग होता है, और वो मीनिंग आपके बिहेवियर को सारी ज़िंदगी कंट्रोल करता है। अगर इस बंदे ने, जिसकी बात आप कर रहे हैं, कोई जॉब भी कर रहा है और डिस्टर्ब भी है, जॉब भी कर रहा है और डिस्टर्ब भी है, तो वो जो बचपन के उसने मीनिंग दिया है ना, उसको चेंज कर दें, ये जॉब में सेट हो जाएगा, और उसकी तबीयत भी सेट हो जाएगी, उसके ऑर्गन्स भी खराब होने से बच सकते हैं, बीमार भी नहीं होगा। इट्स ऑल ट्रिगरिंग फैक्टर। सही। जी। अच्छा फरूक भाई, जो बच्चा होता है, स्टूडेंट, बच्चा बच्ची, वो जाहिर सी बात है बचपन से जो है ना एक ज़िंदगी गुजारता है, उसको रेस किया जाता है जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता या फाइनेंशियली वो नहीं होता कि अपने डिसीजन में हो। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चा फाइनेंशियली हो जाता है 18, 20, 25 साल का हो जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर जो वो होता है ना कंट्रोल, वो ज़्यादा होता है। कुछ पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कोई टेंशन नहीं, आप अपना जो करना है करें, सही है। तो सवाल मेरा ये है, अब एक बच्चा जो है स्टूडेंट, उसने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, कुछ बच्चे बाद में एब्यूजिव हो जाते हैं पेरेंट्स के ऊपर। वो बच्चा जो है 20 साल तक एब्यूजिव नहीं रहा, लेकिन अचानक जो है ना वो एब्यूसिव बन गया, और वो फिर जो है ना हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है, कभी एब्यूसिव हो जाता है कभी नहीं होता। तो इसमें कुछ ऐसे केसेस, सिनारियोज ऐसे होते हैं, और इससे कैसे बचा जाए, ये मेरे ख्याल में पेरेंट्स के लिए भी एडवाइस होगा, और जो स्टूडेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए भी। प्लीज कुछ बताइए इस बारे में। द अनसेड वर्ड्स, undelivered actions, the unsaid words and the undelivered actions become unreleased emotions. इमोशंस को रिलीज करना, जज्बात को एक्सप्रेस करना और असर्ट करना अपनी जिंदगी में वक्त के टाइम के ऊपर, यानी चौथी क्लास में या तीसरी क्लास में या 10वीं क्लास में, जिस जिस टाइम में आपके वो एक्शन करना, ये बहुत जरूरी है। मतलब जहां मुझे पैदल जाना था मुझे पैदल ही जाना था, हम पैदल नहीं गए। जहां मुझे काम हाथ से करना था, बाप ने नहीं करना था, हमने नहीं किया। हमारी माँ ने हमारे आगे ला के पानी रख दिया, जबकि मैं 6 साल का बच्चा था, 7 साल का, मुझे खुद पानी पीना चाहिए था। मेरी वालदा ने कहा नहीं, पता नहीं इसको, बेटियों को स्पेशली इस तरह किया जाता है, बेटों को भी किया जाता है, पता नहीं उस घर में जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं इसको यहीं पे सब कुछ दे दूं।
वो ये नहीं होगा कि वो सब्र करेगा, उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर घरों में आपने देखा होगा बच्चे जो अपने फादर के बहुत ज्यादा खिलाफ होते हैं, बड़े होते हैं फादर के बहुत ज्यादा खिलाफ होते हैं। मेरे पास आते हैं केसेस और आके अपने बाप को, मैं तो नफरत करता हूं अपने बाप से, मैं तो, मेरा बाप बहुत जालिम है। मैं उससे पूछता हूँ पैसा कौन देता है, वालिद साहब। छात्र किसके अंदर रह रहे हो, वालिद साहब की। स्कूल की फीस कौन देता है, वालिद साहब। नहीं नहीं सर, वो फिर भी मेरे अब्बू बहुत जालिम है, मैं उनको रोटी भी नहीं देना चाहता। मैं कहा ठीक है, मैं कहा वो तो पैसे देते फिर। मैंने कहा सारी बातें किसने बताई, मेरी अम्मी ने बड़ी कुर्बानी दी है। मैंने कहा ये कुर्बानी क्या होती है? याद रखिएगा, सेक्रीफाइस डेलिब्रेट एफर्ट को कहते हैं, इंस्टिंक्टिव एफर्ट को नहीं कहते। जबिल्लत में नहीं है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस औरत नहीं करती, सेक्रीफाइस मैस्कुलिन एनर्जी करती है। सेक्रीफाइस लॉजिकल माइंड करता है, क्रिएटिव माइंड नहीं करता। सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन ही गलत है। सेक्रीफाइस में आप जानबूझ के कॉन्शियस माइंड, शऊरी हालत में काम करते हैं। इंस्टिंक्ट वालदा का काम है। इंस्टिंक्टिव वो बच्चे के साथ, क्योंकि उसके जिस्म का हिस्सा होता है वालदा जो है, तो खुद ब खुद उसके साथ होती है, तो वो करती रहती है। अब जो वालदा है, आमतौर पे वालदा, मर्दों में भी ऐसा होता है लेकिन वालदा आमतौर पे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उसके साथ रहते हैं घर के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने सर्वाइवल को कंफर्म करने के लिए बच्चे के दिमाग को पलूट करती रहती है। तुम्हारे अब्बू ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तेरे अब्बा ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जैसे ही बच्चा उस सिचुएशन से बाहर निकलता है, उसके दिमाग में जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना, अब वो बोलना शुरू हो जाती है। मेरे अब्बा ने मुझे पहले ही पता था कि मेरे अब्बू ने मुझे लैदा कर देना। अब उसका ब्रेन का जो क्रिएटिव ब्रेन है वो पूरा, क्योंकि उसके आगे तो ब्लॉक, क्योंकि उसने काम तो किया ही नहीं हुआ, खुद अपने हाथ से गाड़ी तो, पैदल तो गया ही नहीं, भाग दौड़ तो की नहीं, वक्त के साथ काम किया नहीं, सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ने गया। कहते हैं सुबह नमाज, वक्त पे काम ना करने वाले कहते हैं वक्त पे शादी हो जाए। खुदा के साथ अगर आपको वक्त के टाइम के साथ अलाइनमेंट करेंगे ना, तो फिर चीजें, अल्लाह भी अलाइनमेंट करेगा आपके साथ। अल्लाह आपको इसकी तरह याद करता है जितना आप अल्लाह को याद करते हैं। ये टाइम के साथ हर काम करना इंपॉर्टेंट है, वो आपने किया ही नहीं, आप बिस्तर पे सो हुए थे। द मोमेंट आपको अपना काम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप उसको सीखो, आप फौरन जो आपके ब्रेन के अंदर फीडिंग हुई है, जो बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, आप उसके अगेंस्ट बोलना शुरू होते हैं और आप विक्टिम माइंडसेट प्ले करना शुरू कर देते हैं। ये औरतों में भी है और ये मर्दों में भी है। और ये अल्टीमेटली, जब भी जिंदगी में आप अपने दिमाग के साथ झूठ बोलेंगे, चुगली कर लें, गाली निकाल लें, एब्यूजिव लैंग्वेज को दिमाग नहीं समझता, प्रोसेस नहीं होती, इसलिए तकलीफ होती है, आपको इंसल्ट फील होती है। जब भी आप कोई लफ्ज झूठ बोलते हैं, तो आपका दिमाग तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, और बॉडी में थोड़े दिन के बाद दर्दें शुरू हो जाती हैं, कभी घुटने में दर्द, कभी कांधों में दर्द, कभी कंधों में दर्द, और फिर आप कहते हैं हाय हाय मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये तबीयत इसलिए नहीं ठीक हुई कि हालात खराब थे, तबीयत इसलिए ठीक हुई कि आपने सब्र नहीं किया, आपने शुक्र नहीं किया, बल्कि आपने चुगली की, और वो आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए बीमार होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा बहुत कम बीमार होगा। कैंसर भी इवन हम्म। पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक हो सकता है। जी, बहुत सारे लोग हुए। जी, सही। ये जो आपने बात बोली ना, जो पॉजिटिविटी है, वो बंदा जो है कम बीमार होता है। ये डेफिनेटली, मैं एक पेशेंट्स थे, हार्ट के पेशेंट थे, वो भी खुद भी यही बता रहे थे। और डेफिनेटली ये पूरा, क्योंकि दिमाग से कनेक्टेड है, लाइक यू हैव मेंशन्ड, तो वो सारा जो है ना वो होता है। अच्छा, अभी सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि मैंने जो है थोड़ा बहुत एल्गोरिथम्स को स्टडी किया है। क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका जो मेन काम है, आई मीन देयर आर डिपार्टमेंट, एथिक्स डिपार्टमेंट है, वो सारा देख रहे होते हैं कौन सा कंटेंट है, सेंसर कर रहे होते हैं, सही चीज़ आगे जाए। लेकिन एल्गोरिथम जो है ना, वो आपके ख्याल में वो सिचुएशन को, जो पेशेंट है उसको इम्प्रूव कर सकता है, या जो सिम्टम्स हैं उसको वर्स कर सकता है? क्योंकि ऐसी केस स्टडीज जो ना वो मौजूद हैं कि इंसान जो है वो एक रैबिट होल में चला गया, और वो जो सुनना चाहता है, भला वो गलत है या वो सही है, वो ही वैलिड, उसको वो वैलिडेशन मिल रही है उस इंफॉर्मेशन की, चाहे वो गलत इंफॉर्मेशन है या सही इंफॉर्मेशन है। तो सिम्टम्स वर्स भी हो सकते हैं, क्योर भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया, आपको क्या लगता है कितना रोल है, और उसको कैसे यूज करना चाहिए, इस बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी सवाल था जो आपने पूछा। आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। 99% बीमारियों की वजह सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन 99% बीमारियों को 99 से मल्टीप्लाई करने की वजह सोशल मीडिया है। जैसे ही मैं कोई चीज चैट जीपीटी में, डीप सीक में, यूट्यूब पे लिखता हूं,
तो आपको ऐसे लगता है कि आपके सर में दर्द थी, तो थोड़ी देर के बाद आपको बिनाइन जो है ना वो ट्यूमर निकल आया, और हो सकता है आधे घंटे बाद कैंसर के पेशेंट भी बन जाए, क्योंकि इसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइको का मतलब होता है दिमाग, और सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी। आप जैसे मैं कहता हूँ अपना हाथ हिलाएं, तो मेरे दिमाग में सोचा तो मैंने ऐसे करके हाथ हिलाया। अच्छा, फिर आपने कभी देखा होगा आपके पेट में कभी दर्द हो, तो आपका दोस्त आपको मिला, तो आपने कहा यार मेरे पेट में दर्द, वो कहेगा नहीं नहीं यार मुझे ना बताओ, तुम्हारे देख के मुझे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया। व्हाट डज इट मीन? जिस स्टेट में आप होते हैं, जिस स्टेट में आप होते हैं, उसी स्टेट को आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है। आप फियर में है तो आपको फियर अट्रैक्ट करेगा। अगर आपको बीमार है तो आपको मेडिकल स्टोर सारे नजर आ रहे होंगे। अगर आपको टोयोटा करोला गाड़ी चाहिए तो आपको इर्द गिर्द टोयोटा करोला गाड़ियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोस। जब आप चैट जीपीटी को अपनी मर्जी की कोई कमांड देते हैं तो आपको उसमें से चीजें निकालता है। अच्छा मुझे ये भी फियर है, मुझे ये भी फियर है, मुझे ये भी, क्योंकि आपने इस वक्त रिसेप्टिव मोड आपका जो है ऑन है। ये जो हमारी जगह है ना, यहाँ ये जो आपको यहाँ निशान भी नजर आ रहे होंगे, ये जो दोनों जगह हैं जहाँ पे फोरहेड और जो हमारी नोज है, ये जो कनेक्शन है, जी। कभी कभी मैं बीमार परेशान हूं तो मैं ऐसे करके हाथ रख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सही। यहाँ पर वो सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो दरवाजा खोल देते हैं। और आप जिस स्टेट में होते हैं, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन खुलते हैं और जैसे पढ़ते हैं वो सीधी अंदर चली जाती है, आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती है। ओके, द सही। अमाउंट ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस में नेगेटिविटी भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, ईमान भी हो सकता है, कोई भी चीज, किसी भी चीज की अबंडेंस जिस स्टेट में होंगे आपकी बॉडी उसी चीज को अट्रैक्ट करेगी। जैसे आप सोशल मीडिया में एल्गोरिदम चलेंगे, आपको लगेगा आप उसकी दवाई, तो बात की बात है, क्योंकि उस दवाई को समझने के लिए, उस प्रोसेस को समझने के लिए पहले 5 साल की नॉलेज भी तो चाहिए था आपको। आजकल तो हर बंदा ही डॉक्टर बना हुआ है ना। पहले जब मैं छोटा था तो वैसे भी अब्बू कहते थे ये वाली दवाई खा लो बेटा, ये वाली दवाई खा लो, ये वाली दवाई खा लो। अब सोशल मीडिया आने से उसको 99 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो हर बीमारी का इलाज मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ कहता तुम्हें तो ये बीमारी ही नहीं थी, तुम ये कौन सी दवाई खा रहे हो, तुमने जरूर सोशल मीडिया चेक किया होगा। एंड दिस अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को, मेरे बीएनएलपी कराता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं उसके अंदर, बहुत दूर दूर से लोग कोर्स करते हैं, उनको मैं कहता हूँ मेरे पास अगर बीएनएलपी करना है आपने, तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आप सोशल मीडिया को जब तक मैं नहीं बताऊंगा आप नहीं टच करेंगे। वो फिर भी दरमियान में करते हैं, जैसे वो बात करता है मुझे फौरन पता चलता है आपने वहां से पढ़ा था। जी सर, तो मैं कहा फिर खौफ बढ़ गया या कम हो गया? सर बढ़ गया। तो मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। बहुत खतरनाक है। बहुत पूरा वो देगचे का ढक्कन खोल देंगे ना तो पता लग जाएगा खाली है, लेकिन अगर आधा खोल के रखेंगे ना थोड़ा सा, तो दिल करेगा इसके अंदर मैं देखूं झांकूं इसके अंदर है क्या। और वो बहुत डेंजरस है, वो खौफ होता है मिस्ट्री ओपन करने का। तो सोशल मीडिया, ओ माय गॉड, आपके पेट में दर्द है, थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा आपको कौन कौन से कैंसर्स भी हो चुके हैं। प्लीज इसको बंद कर दीजिएगा, ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि आप उसको बेसिक नहीं जानते। जी फारूक भाई, अच्छा हुआ आपने जो है ना इसको बड़ा अच्छे डिटेल में जो है ना समझा दिया एग्जाम्पल्स देके। अच्छा अभी जो है, अच्छा ये सवाल मेरे उसमें था, जैसे कि जो रिलेशनशिप्स हैं अब जो डिजिटली जो है ना, उसमें सोशल मीडिया है, मैसेजिंग एप्स हैं और स्मार्टफोन, बेसिकली इंटरनेट। तो जो नए रिलेशनशिप फॉर्मिंग है, चाहे वो दोस्ती हो, शादी हो, रिश्तेदारियां हो, उनमें एंशियसनेस कितनी है और अटैच रिलेशनशिप कितने हैं और घोस्टिंग का क्या असर होता है? क्योंकि ये कल्चर एक नया कल्चर है। मैं हमेशा सोचता हूँ या कि 100 साल पहले कल्चर और नॉर्म्स अलग थे। जैसे एक मार्केट में एक नई गाड़ी आती है, ये इन्वेंशन आती है, इसी तरीके से कल्चरल भी जो ना नए कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। तो डिजिटली लव, रिलेशनशिप, एंशियसनेस, इस बारे में कुछ बताइए, और जो नया जो एक कल्चर है डिजिटल, प्लीज। थैंक यू। ये एक तरह पूरा कंप्लीट टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले 3 4 5 मिनट में इसको डिफाइन कर सकूं। वर्ड 7% मैटर करते हैं। आपकी टोन, उतार चढ़ाव, जैसे कहते हैं पंजाबी में बलब ला दो तो बलब ला दो, दोनों उल्ट मतलब है, एक ही लफ्ज है। टोन, इसको टोन कहते हैं, ये 38% मैटर करती है। वर्ड 7% और टोन 38%।
और बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, आप हाथ हिला रहे हैं, अंदर लगा रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं, वही आवे जो नारे लगा रहे होते हैं, जब भी आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज में हाथ सर से ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है कि आप अग्रेसिव होते हैं। अब ये बॉडी लैंग्वेज एक पूरा सब्जेक्ट है, ये 55% है। गौर करें जरा, 7% वर्ड, 38% टोन, 55% बॉडी लैंग्वेज। सोशल मीडिया या ये मोबाइल पे जब आप मैसेज कर रहे होते हैं तो सिर्फ 7% आप कन्वे कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर, तो बाकी 55% और 38% किधर गया? अच्छा, अब आप जो लिखेंगे वो 7% जो है वो 100% बना के पेश किया जाएगा। अब जो पढ़ने वाला है उसको 100% समझेगा, 100%। उसको पता नहीं कि बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज थी। अक्सर आपने प्रपोजल आते हैं, रिश्ते आते हैं, उसके ऊपर उसका एक पूरा लिखा होता है प्रोफाइल, हम उसको 100% ठीक समझ लेते हैं। जब उस बंदे के पास जाके मिलते हैं या रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, पता लगता है वो सारी बातें ठीक थी, लेकिन इसको तो इमोशनल रेगुलेशन ही नहीं थी। तो रिलेशनशिप बनाने में इमोशनल रेगुलेशन का सबसे बड़ा काम है जो हमें नहीं पता। रिलेशनशिप, लव, सिंसियरिटी, कोई भी चीज इमोशनल रेगुलेशन पे चलती है। रिलेशनशिप एक बाइंडिंग है, रिलेशनशिप दो दो पिलर्स हैं और इसके दरमियान में एक ब्रिज है। अगर एक पिलर गिर जाएगा दूसरे पिलर को ऊपर गिरा देगा। इसका तालीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसका इल्म के साथ, ये जो हमारी प्रोफेशनल नॉलेज है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमें कहते हैं शऊर आ गया पढ़ के, अगर शऊर आ जाता तो जितने भी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी दफ्तर है, वो सारे बाशऊर होते, बड़े काम हो रहे होते वहां पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तरबियत नहीं थी। इमोशनल रेगुलेशन इज द बिगेस्ट नीड। बिहेवियर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया का, हर घर में प्रॉब्लम बिहेवियर की वजह से होते, कभी गौर कीजिएगा। अच्छा, अब आते जरा आपकी लव की तरफ, जिसको आजकल लव कहा जाता है। ये जो खवातीन के स्कूलों कॉलेज में लड़की लड़के का प्यार, ये वाला फैक्टर जो है, दिस इज नॉट लव, ये इन्फेचुएशन है, लिमरेंस। इन्फेचुएशन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपकी बॉडी की एक नीड है जिसको हराम और हलाल की तमीज नहीं है। जिसको हराम, उसको एक एक्शन का पता है, उसको ये नहीं पता कि एक्शन ठीक है या नहीं। बॉडी को नहीं, जब बकरा ज़िबा करते हैं बकरे को तो नहीं पता होता ना, गोश्त को तो नहीं पता कि ये हराम है या हलाल है, लेकिन आप उसके ऊपर तकबीर पढ़ते हैं, उसको प्रॉपर उस नीयत से करते हैं, तो तब उसको हलाल और हराम का नाम दिया जाता है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी में जूं जूं चेंजेस होती जा रही हैं, और आप पेरेंट्स से अलावा आपकी ट्रेनिंग जो है ये मोबाइल फोन और आपका नेबर कर रहा है, तो उस सूरत में अब जो आपका इंस्टिंक्टिव नीड है, जबिल्लत जो है आपकी, वो ओवरकम कर जाती है, और आपकी जो एथिक्स हैं और आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो नीचे चली जाती है। और आप कहते हैं मुझे उससे बड़ा प्यार है, ये प्यार नहीं है, ये वो जेलसी है, वो जो फियर है जो बचपन में आपके बाबा ने और आपकी माँ ने आपको टच के साथ और ट्रेनिंग के साथ देना था, और आपको वो नहीं मिला, और उन्होंने आपको चीजें सिर्फ लेके दी, और अब प्यार आप दूसरों से ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, मैसेजिंग होनी शुरू होती है, वो एक बंदा लव बॉम्बिंग कर रहा है, तारीफें कर रहा है, क्योंकि इमोशनल माइंड की नेचर ये है कि जो जो उसकी तारीफ करते चले जाएंगे, इमोशनल माइंड उसके अंदर इन्वॉल्व होता चला जाएगा। अब मर्द जो है वो कहता है जी, वो लड़की कहती है मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं आपसे सीक्रेट बात कर सकती हूँ, तो वो कहता है बाजी हम तो बैठे ही आपके लिए, प्लीज डू, हम तो इंतजार कर रहे हैं पहले से इस काम के लिए। नहीं नहीं, मेरे से नहीं करनी, मैं इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं हूँ। साथ ये भी कह देगा बस का तक इंसान बेसिकली वो एल्योर कर रहा होता है अपने अल्फाज में, क्योंकि मैस्कुलिन माइंड इज अ गिविंग माइंड एंड फेमिनिन माइंड इज अ रिसेप्टिव माइंड। ये रिसीव करने के लिए है, वो देने के लिए है, इसलिए वो पैसे देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको जो है शादी के मौके पे जो हक महर मुकर्रर करने के लिए कहा, क्योंकि औरत का माइंड जो है वो रिसीविंग माइंड होता है, रिसेप्शन का काम करता है। जब भी उसको अच्छे अल्फाज मिलते हैं, वो अच्छे अल्फाज सुनना चाहती है, वो सॉफ्ट वर्ड्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सीन, ये वाले फैक्टर पे काम करती है। तो जैसे ये काम मिलता है, लेकिन उसको हराम और हलाल की तमीज नहीं होती, वो उसके अंदर उलझती चली जाती है, उलझती चली जाती है, उलझती चली जाती है, और आखिर में वो बंदा कहता है मेरे तो वालिदैन ही मानते, या लड़की, दोनों केसेस में ऐसा होता है। अब वालिदैन माने या ना माने, अब दोनों तरफ ही आग बराबर लगी हुई। ये बेसिकली सेंस ऑफ लैकिंग से स्टार्ट हुआ, वो उस कमी से शिकार स्टार्ट हुआ, जब जो कि मेरे बचपन में मुझे अपने अंदर कंप्लीशन नहीं मिली थी, फ्रीडम नहीं मिला था, इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, इंसान फ्रीडम पैदा हुआ। अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप उस बंदे के बारे में पोजेसिव होते चले जाएंगे, पोजेसिव होते चले जाएंगे, आप बायस्ड होते चले जाएंगे, आपके अंदर दूसरों के लिए कंटेम्प्ट शुरू हो जाएगा, हकारत शुरू हो जाएगी, बाकी सब लोग आपके लिए रिजेक्टेड फील हो जाएंगे।
आपकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होगी कि आप एक बात सोचेंगे उसकी तरफ वो मैसेज पहुंच जाएगा, वो सोचेगा आपकी तरफ यहाँ पे मैसेज आया होगा। ये ब्रेन फ्रिक्वेंसी को रेजोनेंस कहते हैं। ये वाला जो फैक्टर है जेलसी की वजह से हुआ। होगा क्या, आपको कभी बार बार मोबाइल चेक करना, सस्पिशियस होना, वो उसने कहीं और कोई बात तो नहीं की, आप बार बार उसके फोन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे उसका फोन मिला आपको प्लेजर मिलता है, जैसे फोन गया तो फियर क्रिएट हो गया। जिंदगी में जो चीज मजा देती है बाद में वो सजा देती है। इट इज प्लेयर वर्सेस फियर और पनिशमेंट। अच्छा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, अब ये स्टेज आ गई, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, ये स्टेज आती है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। दोनों केसेस में ऐसा होता है। अब आपके कंधे में, आपके सीने में, आपके सर में, आपके यहाँ पर दर्दें शुरू हो जाती हैं, आप हर वक्त डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, आपको अपने आप से ही नफरत होना शुरू हो जाती है, आपको उलझन बेचैनी का शिकार हो जाते हैं आप, और फिर आपका दिल करता है सेल्फ हार्म करूं। यहाँ से उदासी शुरू होती है, उदासी के बाद गम शुरू होता है, गम के बाद फिर आपको अफसुर्दगी शुरू होती है, अफसुर्दगी के साथ आपको एंजाइटी शुरू होती है, एंजाइटी के साथ आपको डिप्रेशन शुरू होता है, फिर आपको पैनिक अटैक होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लिमिट क्रॉस की। आपको जो अल्लाह ताला ने लव की डेफिनेशन बताई थी, आपने उस लव की डेफिनेशन को नहीं समझा, बल्कि अपनी एंशियस अटैचमेंट को, किसी के बारे में आप एंशियस थे, अपनी कमी को दूर करने के लिए, अपने खौफ को दूर करने के लिए, दूसरे से वैलिडेशन करने के लिए, तारीफें हासिल करने के लिए आपने एक अल्फाज शुरू किए थे जो कि आपके बिलीफ सिस्टम से टकरा गए थे, और आप उसके बारे में पोजेसिव हो गए। क्या पोजेसिव बिहेवियर जो है, किसी भी चीज की पोजेशन क्या होती है? कब्जा। घर का कब्जा मिलता है आपको, जमीन का कब्जा मिलता है, पोजेशन का मतलब कब्जा होता है ना, मलकियत होता है। कब्जा कब मिलता है, क्यों मिलता है आपको? ताकि कोई इसके ऊपर अख्तियार ना हो, और आपके पास पूरा अख्तियारों को तोड़ दें, उसको जोड़ दें, दोबारा बना लें, और चोरी का खतरा। जब आपको किसी भी चीज के बारे में पोजेसिव होते हैं तो इसका मतलब आपको चोरी का खतरा पूरा होता है, तो उससे बचने के लिए किया जाता है, वो खौफ की बेस पे होता है। ठीक है, अब जब आपके अंदर खौफ आ गया तो वो खौफ की वजह से वो आपकी दर्दें शुरू हो गई। क्या आप इंसान को पोजेसिव कर सकते हैं? क्या आप इंसान के बारे में पोजेशन ले सकते हैं? कभी इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? पहला ये सवाल है मेरा ख्याल है आप कहेंगे नहीं, कोई भी इंसान दूसरे के अंदर पोजेस नहीं कर सकता, लेकिन आप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि शैतान आ जाता है आपके अंदर। अगर आप एक छोटा सा बच्चा है और उसको जोर से अपनी तरफ खींचिए, आप कह रहे हैं मुझे प्यार कर रहा है, हालांकि वो बच्चा तो रोना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में पोजेसिव हैं, आपने लव की डेफिनेशन खौफ से क्रिएट की। असल में आपको खौफ है कि वो बच्चा आपसे दूर चला जाएगा और आप उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो पोजेसिव बिहेवियर इज नॉट लव, इट इज अ फियर ऑफ बीइंग अबंडेंट, छोड़ के जाने का खौफ, अकेले रह जाने का खौफ, फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड, सेपरेट हो जाने का खौफ, फियर ऑफ बीइंग सेल्फिश, सेल्फलेस, कि मैं अपना आप ना छोड़ दूं, मैं अकेला ना रह जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं। तो ये लव नहीं है, ये इट इज प्योर जेलसी, इट इज कंपैरिजन, और ये कभी भी नहीं चलेगा। जो भी रिश्ता डूब के मर के पीछे लग के लिया जाता है वो रिश्ता चलता नहीं है, वो रुक जाता है, थोड़े दिन बाद खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट की नीड नहीं थी, रूहानी कनेक्शन नहीं था, जहनी हम आहंगी नहीं थी, सिर्फ बॉडी की एक नीड थी, सेक्स की, रोमांस की, और आप उसकी बेस के ऊपर आपकी जो सेक्स की डिमांड है वो जबिल्लत जो है वो कंट्रोल कर रही है। ये इसका एक फैक्टर है। दूसरा, और ये स्टूडेंट्स के अंदर जो सेल्फ हार्म और खुदकुशियों के जो रिवाज हैं, एक तो पेपरों और एग्जाम की वजह से हैं बहुत ज्यादा, और दूसरा उससे ज्यादा बढ़कर ये इस प्रॉब्लम की वजह से। सही। अब जरा बात कर लेते हैं कि लव जो है एक्चुअल क्या होता है। लव जो है ना, इस लव मीनिंग केयर, काइंडनेस, कंपैशन, केयर, काइंडनेस, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट फीलिंग ऑफ रेसिप्रोकेशन, without feeling of reciprocation, without any demand, without expectations। लव ये होता है। लव खुदा की क्वालिटी है, अल्लाह ताला के पास ये सब चीजें हैं, वो कोई नहीं आपसे एक्सपेक्ट करता। अल्लाह को कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, जो मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। लव जो है आपको इंडिपेंडेंट करता है, लव आपको आज़ाद करता है, लव आपको दर्दों से दूर कर देता है, लव में आपके कंधे बेखौफ हो जाते हैं, लव में आप साथ साथ चलते हैं, लीगल काम करते हैं। लव में कभी इलीगल काम नहीं होता। ये रिलेशनशिप तो पहला ही कंसेप्ट ही आपका बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, आपने इलीगल किया, बाकी बात की बात है। लव में कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी खुदा की तरफ से या मॉरल वैल्यूज जो आपको परमिशन नहीं है। लव में सारे वो काम किए जाते हैं
जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से या साइकोलॉजी की तरफ से या कुरान पाक की तरफ से ऑफ कोर्स पूरी की पूरी इजाज़त दी जाती है। लव में आप कभी किसी का मोबाइल चेक नहीं करते, लव आपको आज़ाद करता है, लव किसी के बारे में आप सस्पिशियस नहीं क्रिएट करता, लव में आपको कोई खौफ नहीं होता, लव में आप लव में आप यू गिव एंड यू फॉरगेट। लव में गिविंग 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 एंड गिविंग हो सकती है। लव में एक दफा भी आपके ख्याल में ये आ गया कि मैंने इसको इतनी चीजें दी और उसने कभी नहीं दी, मुझे कोई भी चीज नहीं दिया, तो आपका लव नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है, ये तिजारत है। लव तिजारत नहीं होता। लव हमेशा माँ से बच्चे की तरफ और बच्चे से अगले उसके बच्चे की तरफ जाता है, बच्चे से माँ की तरफ नहीं जाता। लव ऊपर से नीचे की तरफ चलता है हमेशा। देखिए, आपका बच्चा बीमार होगा और आपकी मदर बीमार होंगी तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, माँ को बाद में लेके जाएंगे। ये फैक्ट है, हमें इस बात को मानना चाहिए। ये लव की निशानी है, ये नेचुरल है और लव हमेशा नेचुरल काम करता है। आप जिसकी बात कर रहे थे एंशियस अटैचमेंट की, ये सेंस ऑफ लैकिंग और फियर और खौफ की वजह से आपको एक मोबाइल मिल गया, आपको एक लड़की मिल गई आपके कॉलेज के अंदर, या आपको लड़का मिल गया अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको कंसेप्ट हुआ, आपने कहा वो जो चीजें मुझे मेरे माँ ने देनी थी, मुझे मेरे बाप ने देनी थी, वो नहीं मिली। बचपन में अपनी माँ बेटियों को गले लगाएं, उसके साथ ट्रैवल करें, उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं, उसको बताएं कि तुम बेखौफ होके कैसे रह सकते हो। लव में एक्सपोज करना नहीं होता, लव में किससे लड़ना नहीं होता, अलाइनमेंट चाहिए होती है। आप बच्चों को कहते हैं तुम्हारा जीना मरना वहीं पे, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा जीना मरना शादी के बाद वहीं पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें हर वक्त ये खौफ हो कि मेरा मियाँ मुझे छोड़ देगा। ये जो एंशियस अटैचमेंट है, ये खौफ का डर होता है एंड दिस इज वेरी डेंजरस। ये शादी से पहले भी हो सकती है, शादी के बाद भी हो सकती है, और ये लड़के लड़की में भी होती है। और स्टूडेंट्स में ज्यादा खुदकुशियां पेपरों से ज्यादा इस वजह से होती है। जी अब्दुल्ला, थैंक यू। फरूक भाई, ये जो टॉपिक है बहुत वसी है, लेकिन आपने जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर कवर कर ली, जो यकीनन बहुत अच्छा आपने जो है ना लोगों के दिमाग में सवालात होंगे तो वो जवाब जो है ना आपने दिए। और ये बड़ा अहम टॉपिक है और बहुत वसी का बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अच्छा हुआ कि इसको जो ना हाईलाइट कर दिया। और जो सोशल मीडिया है, जो पेरेंटिंग है, जो सर्कमस्टेंसेस, जितनी भी चीज़ें डिस्कशन में आई हैं ना अभी तक, वो जाहिर सी बात है वो उसको मखलूत हुआ है ना, उसको वो इंक्लूडेड है ना। तो फ़रूक भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है ना आज इनायत किया, रहनुमाई फरमाई, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जो भी लिसनर्स हैं उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा होगा और उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट्स आएंगी और बहुत बेहतरी आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं ये भी, अगर आप इजाज़त दें, मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी लिसनर्स हैं वो अपने सवाल जो है ना वो कर सकते हैं, आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी फ़र्रुख भाई जो है उनकी किताब है वो उन्होंने आपको दिखाई, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, वो जो है आप देख सकते हैं। बाकी फ़र्रुख भाई के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं दूंगा कि अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फ़र्रुख भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। उम्मीद है इंशाल्लाह फिर जो है ना हम मज़ीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है ना बात करेंगे। अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और आपने क्वेश्चन किया और मुझे उसमें पूरा एक्सप्लेन करने का मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब कोई क्वेश्चन करता है और अपने जो गेस्ट है उसको मौका देता है पूरा एक्सप्लेन करने का, ताकि बात पूरी तरह कन्वे की जाए। ये आपकी पावर ऑफ लिसनिंग को जो है ना एक्सप्लेन करता है। आई एम सो ग्रेटफुल। मेरी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और अभी रिकॉर्डिंग बंद करें फिर बात। थैंक यू फ़रूक भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। जज़ाकल्लाह।